हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं सम्राट। और सम्राट तो दुनिया के बहुत से देशों में हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जापान के सम्राट की। उनकी जो संवैधानिक स्थिति है उस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, जापान एक संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है, या जिसे हम सीमित राजतंत्र भी कह सकते हैं। संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र से अभिप्राय होता है कि जहाँ राजशाही की स्थिति प्रतीकात्मक होती है और वास्तविक अर्थों में शासन की शक्तियाँ हैं वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार में होती हैं। तो जापान का सम्राट बहुत कुछ हद तक ब्रिटिश सम्राट की तरह ही है। जापान में भी राजशाही रही है, बाद में वो संवैधानिक राजतंत्र या सीमित राजतंत्र में बदल गया और राजा ने ये स्वीकार किया कि वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। तो दुनिया में जहाँ भी सीमित राजतंत्र है वो एक तरह से अपनी राजशाही को एक परंपरा या एक धरोहर के रूप में सजा कर रखने की कोशिश है। वो लोग राजशाही को नफ़रत की निगाह से नहीं देखते, बल्कि अपनी एक गौरवशाली विरासत के रूप में देखते हैं। हाँ, जहाँ राजाओं ने जन अधिकारों को या जन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की है और समय के साथ अपनी संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, उन राजाओं के लिए ज़रूर ये मुश्किल रही है कि वो अपनी जो एक प्रतीकात्मक स्थिति है उसको भी हासिल नहीं कर पाए। हमारे सामने नेपाल का उदाहरण है। वहाँ के राजा ने जो समय सापेक्ष बदलाव थे, जनता से जो आवाज़ उठ रही थी, लोकतंत्र के प्रति राजनीतिक दलों और जनता के मध्य जो आकांक्षा पनप रही थी, राजा ने कहीं ना कहीं उसका नज़रअंदाज किया और उसका खामियाजा ये हुआ कि जापान गणतंत्र, वो नेपाल है वो गणतंत्र हो गया और नेपाल का जो राजा है उसे राजमहल से बाहर जाना पड़ा। आज वो महल जहाँ राजा रहता था वो एक म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वो भी दौर था जब राजा के दर्शन के लिए रोज़ सुबह, झरोखा दर्शन के लिए रोज़ सुबह लोग खड़े होते थे, लेकिन आज वहाँ कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में राजशाही के पतन के या उनकी शक्तियों की सीमित होने की बहुत सी कहानियाँ हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जापान का जो सम्राट है उसकी स्थिति क्या है। तो हमने बताया है कि जापान एक संवैधानिक राजतंत्र वाला देश है। जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की तरह नाम मात्र का प्रधान है, यानी कि वास्तविक शक्तियाँ तो जापान में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास हैं। वास्तविक रूप में शासन की समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के पास हैं। संवैधानिक प्रधान होने के नाते सम्राट को कुछ जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है जो निम्नवत हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जहाँ भी संसदीय व्यवस्था होती है, हमने पहले के वीडियो में भी आपको ये बात स्पष्ट की है, आपने बीए प्रथम वर्ष में भी जो संसदीय व्यवस्था है उस अध्याय में आपको बताया गया होगा कि दोहरी जो कार्यपालिका है वो संसदीय व्यवस्था की मजबूरी होती है, या ये कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। ऐसा करना ज़रूरी है। वो ज़रूरी इस रूप में है कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है संसदीय व्यवस्था में, जिसे हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कहते हैं, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। निश्चित इस अर्थों में नहीं होता है, आमतौर पर तो 5 वर्ष के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गठबंधन सरकारों की स्थिति होती है और
किसी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ संसद के निचले सदन में कोई अविश्वास प्रस्ताव आ जाए और सरकार गिर जाए। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एक बार अटल जी की सरकार गिर गई थी 13 दिन में, फिर एक बार 13 महीने तक चली। तो ऐसी स्थिति में जब जो ही अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को तुरंत हटना होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये सवाल उठता है कि शासन का संचालन कैसे हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि कल ही चुनाव हो गए और नया प्रधानमंत्री आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास नाम मात्र का जो प्रधान होता है वो उस स्थिति में देश को संभाल सकता है। देश बिना शासक के नहीं रहता है उस दौर में भी। तो ये सैद्धांतिक मजबूरी है। जहाँ भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ का जो वह राष्ट्रपति है वो पूरे अपने कार्यकाल के लिए चुना जाता है और उसमें उसे बीच में हटाना आसान नहीं है। महाभियोग की प्रोसेस है जो बहुत जटिल होती है। तो इसलिए ये सब रखना पड़ता है। वरना तो चलो जापान को अपने सम्राट को एडजस्ट करना था, इसलिए उन्होंने 2 कार्यपालिका बना दी, ब्रिटेन ने भी बना दी। लेकिन भारत में तो कोई राजशाही नहीं थी जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था। लेकिन फिर हमने वहाँ उसकी जगह राष्ट्रपति का पद बना दिया। तो ये जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है या तो वहाँ सीमित राजतंत्र मिलेगा या फिर राष्ट्रपति का पद भी मिलेगा अलग से। अगर जहाँ राजशाही नहीं है वह राष्ट्रपति का पद मिलेगा। तो ये जापान में भी इसी तरह की स्थिति है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जापान के सम्राट के कार्य क्या हैं। तो पहले तो वो नियुक्ति संबंधी कार्य करता है कि जैसे सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किंतु ऐसा नहीं है कि सम्राट चाहे जिसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो डाइट मनोनीत करती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही होती है। लेकिन यहाँ भी सम्राट उसी को नियुक्त करता है जो कैबिनेट द्वारा मनोनीत होता है। फिर कुछ प्रमाणीकरण का यानी कि प्रमाणित करने का कार्य भी सम्राट के जरिए होता है। जैसे मंत्रियों की नियुक्ति करना है, उन्हें पद से हटाना है। लेकिन ये सब बातें, अंतिम फैसले हैं वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं। वो जैसी सलाह देते हैं कि इस मंत्री को नियुक्त करना है वो नियुक्त कर देते हैं, इसको पदमुक्त करना है पदमुक्त कर देते हैं। राजदूतों की शक्तियों को प्रमाणित करना है, कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना है, अपराधियों को मिले दंड को परिवर्तित करना है। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है या सज़ा को कम करने की, ज़्यादा तो खैर वो नहीं करते हैं। तो वो सब काम ब्रिटेन में, वो जापान में सम्राट के पास है। कभी मैं गलती से ब्रिटेन बोल जाऊं तो आप या ध्यान रखें कि बात जापान की ही चल रही है। विधायी कार्य हैं। विधायी कार्य यानी कि जो कानून निर्माण या व्यवस्थापिका संबंधी जो कार्य है उसमें सम्राट क्या कर सकता है। तो वह संविधान संशोधन, विधियों, संधियों की घोषणा करता है। संविधान संशोधन का मतलब जो भी संशोधन होता है उसकी जो घोषणा है, नोटिफिकेशन वगैरह है, वो जापान के जो सम्राट है उसके कार्यालय से जारी होते हैं। या कोई किसी देश के साथ संधि की घोषणा भी है वो सम्राट के जरिए ही होती है। डाइट, जापान की जो व्यवस्थापिका है उसको डाइट कहते हैं। तो उसका अधिवेशन अगर बुलाना होता है तो सम्राट ही बुलाते हैं और उसका अधिवेशन है वो विघटित करना होता है, या ये कहें कि भाई समाप्ति की घोषणा भी डाइट करता है। जो प्रतिनिधि सदन है, जो वहाँ का निचला या लोकप्रिय सदन है, उसको अगर विघटित करना है तो प्रधानमंत्री जापान के जो सम्राट हैं उसी के जरिए ही ये काम करवाते हैं। उपाधियाँ, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य, यानी कि कोई उपाधियाँ हैं, सम्मान आदि का वितरित करना है। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण, ये जो पद्म पुरस्कार हैं, इस तरह हर देश अपने यहाँ नागरिक सम्मान देता है। तो ये सब सम्राट के हाथों से होते हैं। विदेशी राजदूतों और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान करना, ये काम भी
सम्राट के ही जरिए होता है। फिर बात आती है कि जापान के सम्राट और ब्रिटिश सम्राट में तुलना। हमने बताया कि बेसिक रूप से जो समानताएं हैं, हालांकि इस पर भी हम बात कर रहे हैं कि दोनों में सीमित राजतंत्र है, लेकिन जो हम अंतर बता रहे हैं वो एक तरह के तकनीकी अंतर हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो अंतर हैं ये बहुत गहरे अंतर हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा में अगर ये पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। जब भी हमसे ये पूछा जाता है कि तुलना कीजिए तो हम समानता और असमानता दोनों पर बात करते हैं। जहाँ तक समानता की बात है तो जो दोनों देशों में संसदीय व्यवस्था के साथ सीमित राजतंत्र को अपनाया गया है, यानी कि ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और जापान में भी। और दोनों देशों ने ही सीमित राजतंत्र, यानी कि यहाँ राजतंत्र है वो निरंकुश नहीं है, बल्कि सीमित है। और सीमित इस रूप में है कि वो वही कहेगा वही करेगा जो उसे वास्तविक कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जरिए निर्देशित किया जाता है, यानी कि औपचारिक प्रधान है। दोनों ही देशों के सम्राट अपने राष्ट्र की एकता के प्रतीक समझे जाते हैं, यानी कि वो एक तरह से जो पूरे जो देश है अपने देश की, चाहे वो जापान का जो सम्राट है वो पूरे जापान की एकता का प्रतीक है, एक तरह से वो पहला नागरिक होता है। और इसी तरह से ब्रिटेन की जो अभी महारानी है वो भी अपने जो यूके की यूनाइटेड किंगडम है या ग्रेट ब्रिटेन है उसकी पहली नागरिक है। यहाँ तक कि ब्रिटेन की महारानी तो ऑस्ट्रेलिया की भी जो महारानी है, ऑस्ट्रेलिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। और लेकिन ये भी एक कमाल की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में जो राजशाही है, लेकिन ब्रिटेन की महारानी वहाँ की राजा है, एक तरह से या रानी जो भी कहें, राजपद उनके हाथ में है। ब्रिटेन में कोई राजा नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया में कोई राजा नहीं है। ये आप थोड़ा नेट पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की राजशाही के बीच का रिश्ता क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पहले ब्रिटेन का ही उपनिवेश होता था। इन दोनों में एक और समानता ये है कि दोनों में उत्तराधिकार की समान व्यवस्था है, अर्थात सम्राट की मृत्यु के बाद जो ज्येष्ठ पुत्र है या पुत्री है, संतान है, वो बनती है, चाहे वो बेटी हो या बेटा, वही सिंहासन पर बैठेगा। अब कुछ असमानताएं भी हैं। वो असमानताएं इस रूप में भी हैं कि जो ब्रिटेन का सम्राट है उसकी शक्तियां परंपराओं के आधार पर धीरे धीरे सीमित की गई, यानी कि एक झटके में ब्रिटिश सम्राट है वो निरंकुश से सीमित नहीं हुआ है, बल्कि धीरे धीरे उसकी शक्तियां हैं वो कम होती गई हैं और आज वो एक औपचारिक प्रधान बन के रह गया है। लेकिन जापान के सम्राट की शक्तियों को नवीन संविधान जो 1947 में निर्मित हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें स्पष्ट रूप से जापान को एक झटके में जो निरंकुश राजतंत्र से सीमित राजतंत्र में तब्दील कर दिया गया। जैसे हमने बताया कि 2015 में सितंबर में नेपाल का संविधान लागू हुआ, उससे पहले नेपाल में राजशाही थी, उसके बाद गणतंत्र हो गया। फिर इनमें एक अंतर इस रूप में भी है कि ब्रिटेन के सम्राट को खंडित जनादेश की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है, किंतु जापान का सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे डायट चुनती है। यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस मामले में अपने विवेक के अनुसार शक्ति प्राप्त है कि यदि वहाँ चुनाव होता है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि 50% प्लस 1 सीटें जो वहाँ की लोकप्रिय सदन की नहीं मिलती हैं किसी दल को, और अलग अलग सीट बंटवारा कुछ इस तरह से हो जाता है कि जनादेश कई दलों के बीच बंट जाता है, तो हम उसे खंडित जनादेश कहते हैं। तो उस स्थिति में ब्रिटेन का जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो किसी को भी बुला सकता है और इसे कह सकता है कि वो जो वहाँ का जो हाउस ऑफ कॉमन है उसमें अपना जो विश्वास मत हासिल करके या साबित करके दिखाए। लेकिन जापान में के सम्राट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। जापान
के सम्राट का जो चुनाव है वो वहाँ की डाइट करती है। डाइट जिसे भी प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेती है तो सम्राट उसे ही फिर प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर देते हैं। अगली जो अंतर है वो है ब्रिटिश सम्राट प्रधानमंत्री की हाउस ऑफ कॉमन को विघटित करने की सलाह को अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि जो सम्राट हैं, जो प्रधानमंत्री है, वो दुर्भावनावश वहाँ की महारानी को ये कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन को विघटित कर दिया जाए, तो महारानी उन्हें इनकार भी कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद तो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगा या उसका जो घटक दल है उससे अलग हो रहे हैं, और दूसरी ओर जो विपक्ष से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी पेश ना कर दे, और जब उसी से आशंका हो कि विपक्ष से जो व्यक्ति दावेदारी पेश कर रहा है उसके पास बहुमत साबित करने की स्थिति में है, तो कई बार प्रधानमंत्री ये चाल खेल जाते हैं कि क्यों ना जो निचले सदन को ही विघटित करा दिया जाए और फिर से चुनाव में उतरा जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ की महारानी को ये स्पष्ट हो जाता है कि अमुक प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के बाद भी ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं कि कोई और जो शख्स है वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो महारानी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए संसद के विघटन के या हाउस ऑफ कॉमन के विघटन के निर्देश को खारिज कर सकती है। लेकिन जापान के जो सम्राट है उसके पास इस तरह की कोई शक्ति नहीं है, उसे मानना ही पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक जो बातें हमने आपको बताई हैं, मैं समझता हूँ कि आप कुछ स्पष्ट हो पाए होंगे, और आपकी कोई समस्या हो तो आप ग्रुप में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।